केंद्रीय विमानन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन में है। मध्य प्रदेश में आई बारिश बाढ़ से आफत के बीच सिंधिया शिवपुरी, गुना और ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिन रात एक करके पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत और बचाव कार्य के लिए आश्वासन दिया। साथ ही बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं सिंधिया के इस एक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जरा सुनिए क्या कहा है सिंधिया ने। सामना करके सफलतापूर्वक दूसरे लहर का मुकाबला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त भारत की 130 करोड़ जनता ने की और केवल महामारी का मुकाबला नहीं, लेकिन टीकाकरण अभियान में भी जो सफलता हम लोगों को मिली है, 44 करोड़ टीके आज के दिवस तक पूरे देश में लगे हैं, जो अपने आप विश्व में एक कीर्तिमान बन चुका है। विश्व का कोई और देश सफलतापूर्वक इतने कम समय सीमा में 44 करोड़ टीका इस कोरोना के सामना करने में आज तक लगा नहीं पाया। पर हमारा लक्ष्य यहाँ समाप्त नहीं होता। सितंबर के माह तक करीब 30 करोड़ टीके प्रति माह उपलब्ध होंगे, मतलब कि 1 करोड़ टीका प्रतिदिन। और हमारा लक्ष्य है कि जनवरी के माह तक 18 वर्ष के आयु से ऊपर हर भारतीय नागरिक को टीका सफलतापूर्वक लगाया जाएगा। जहां एक तरफ कोरोना का सामना करते हुए कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वहीं दूसरे तरफ एक नया प्राकृतिक प्रकोप जो पिछले 50 वर्षों में हमारे संभाग में नहीं आया है। मुझे याद है 1963-64 में संभाग में बाढ़ आई थी, जब मेरी दादी पूर्व राजमाता साहेब और मेरे पूज्य पिताजी दोनों ने अंचल का दौरा किया था और कंबल भी बांटे थे। सामान्य तौर पर सूखा का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन पिछले 10 दिनों में जो यह प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में पूरा संभाग आ चुका है, और ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि पंजाब हमारे संभाग के 8 जिलों में पश्चिम भाग, मतलब श्योपुर से शिवपुरी से गुना, यहाँ अधिक से अधिक वर्षा हुई। जो सामान्य वर्षा होती है साल की 1100 मिलीमीटर साल की होती है, आज के दिवस में जब वर्षा ऋतु का 1 माह बाकी है, जो 815 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, 1100 मिलीमीटर आज तक वर्षा हो चुकी है, मतलब करीब करीब 40% अधिक। और 8 अगस्त तक सामान्य तौर पर 350 मिलीमीटर हर वर्ष होता है, और उस 350 के विरुद्ध हमारे जिले में 1100 मिलीमीटर हो चुका है, मतलब 3 गुना ज्यादा। और सबसे ज्यादा ये 1100 में से पिछले 6-7 दिनों में हुआ। जब सूचना हम लोगों को मिली, तब से प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक, मुझ तक, हमारे जनप्रतिनिधियों तक, स्थानीय प्रशासन तक, सब लोग एकजुट होकर इसका उन गांव के वासियों को हमें सतर्क करना होगा। अगर कई गांव में हमको थोड़ा इवैक्यूएशन करना है, तो प्रिवेंटिव इवैक्यूएशन भी हम लोगों को करना चाहिए। तो ये पहला डैशबोर्ड होगा, जहां हम लोग हर 2 घंटे हर तालाब, नदी और बांध और मौसम का अनुमान दोनों को साथ में लेके पात्रता के आधार पर वो डैशबोर्ड हम लोग मॉनिटर करेंगे। और 8 जिलों का डैशबोर्ड ग्वालियर पहुंचा जाएगा कमिश्नर साहब के यहाँ, जहां सेंट्रलाइज कमांड से हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये पहला डैशबोर्ड होगा। अगला डैशबोर्ड
होगा जो जान माल की हानि हुई और सुविधाओं का जो अभाव है इस प्राकृतिक प्रकोप के आधार पर, उसकी भरपाई हम लोग कैसे करें। उस डैशबोर्ड में मैंने 5 नियम रखे। पहला नियम कि जो लोग बेघर हो गए उनकी यथावत सूची बननी चाहिए और किस तारीख तक उनको दोबारा हम लोग घर बना पाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, चाहे टेम्पररी हम लोग कुछ 6,000 रुपए राशि या जो भी हो हम लोग दे पाए, तो वो सूची बननी चाहिए बेघर लोग। दूसरी बात, करीब 450 गांव में हमारे लोग प्रभावित हैं। केवल अन्न पहुंचाना काफी नहीं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा भी उठाया है आज कि खाना 2 बार का उन्हें परोसा जाना चाहिए। तो 2 बार का भोजन उन गांव के वासियों को सूची बनाकर पंचायत स्तर पर खाना बना के गांव-गांव तक पहुंचाना, ये हम लोगों का संकल्प है। तीसरी बात, जब ऐसा बाढ़ की स्थिति होती है तो बहुत बार बीमारी फैलती है, दस्त आते हैं, उल्टी आती है, गैस्ट्रो होता है। तो ये 450 गांव जो प्रभावित हुए, मैंने प्रशासन को कहा है कि हमें इंतजार नहीं करना है जब तक हमारे मीडिया के भाई बंधुओं और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सूची मिले कि यहाँ 10 लोग बीमार हो गए, वहां 20 लोग बीमार हो गए। कार्यक्रम बनना चाहिए। 450 गांव में हमारा स्वास्थ्य का आमला पहुंचना चाहिए और हेल्थ चेकअप स्व इच्छा से हम लोगों को करवाना चाहिए। ये तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा, बिजली की व्यवस्था उन क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाने का, और इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बहुत सारा पानी हमारे ट्रांसफार्मर में चला गया है, तारों में चला गया है, सबस्टेशनों में चला गया है। तो समीक्षा करने के बाद ही, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री जी, समीक्षा करने के बाद ही उसे स्विच ऑन करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक्यूशन और शॉर्ट सर्किट की बहुत चिंता होगी। और 5वां मुद्दा है पेयजल का। कई गांव में जो हैंडपंप है उसमें से अब ब्राउन रंग का पानी निकल रहा है क्योंकि बाढ़ आ गई। उन हैंडपंपों को रेखांकित करना और पीएचई के द्वारा प्रोग्राम बनाना उन हैंडपंप को रिपेयर करने की, ताकि स्वच्छ पानी हम अपने ग्रामीण जनता को दिलवा पाए। तो ये 5 मुद्दे होंगे दूसरे डैशबोर्ड में जो 48 घंटे में मुझे तैयार होगा। फिर उसकी कार्रवाई जो होगी वो समय लगेगा, लेकिन कम से कम टारगेट बन जाएगा इन 5 मुद्दों पर। और ये भी कलेक्टर साहब लोगों का देखभाल करना है 5 मुद्दों पर, और 7 से 10 दिन हानि का मूल्यांकन करना। कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के साथ है, लेकिन भाजपा सरकार घोषणा कर रही है आप काम करो। देखिए, जो लोग आपदा और चुनौती के वातावरण में राजनीति ढूंढते हैं, उन लोगों की टिप्पणी को मान्यता देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने ये कहा कि चाहे कोरोना हो, चाहे प्राकृतिक प्रकोप, जिस कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन पर पहला प्रश्न उठाया कि ये वैक्सीन क्यों दी जाए, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वैक्सीन में जानवरों का मांस है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन समाप्त करने पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने दूसरे लहर में लॉकडाउन नहीं तय करने पर प्रश्न उठाया, और जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्य आज भागकर अस्पताल जा रहे हैं स्वयं वैक्सीन लगाने के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी आपदा में राजनीति करने के लिए इच्छुक है, उस कांग्रेस पार्टी का जवाब प्रदेश और देश की जनता ने बारंबार दे दिया। सिद्धे जी कोई ऐसा प्रदेश जहां जो फ्रंट डोर हो, वहां से उनके एक्सपीरियंस साझा करने के लिए कोई पहल करेंगे?
देखिए अभी हमारी प्राथमिकता है, जैसे मैंने आपको कहा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 अभी भी हरे जोन में हम नहीं आए हैं, तो सावधानी बरतना है। फेज 2 कि हम लोगों को पूर्ण रूप से उनका देखभाल करना है, और फेज 3 अधोसंरचना को दोबारा खड़ा करना है। ये हम लोगों की रणनीति हम लोग ने यहाँ बैठ के आज विस्तृत तरीके से बनाई है, और कोऑर्डिनेशन होगा। आईसी साहब ग्वालियर और कमिश्नर साहब ग्वालियर आपके सामने बैठे हैं। ये आपको ये भी दर्शाता है कि कितनी सीरियसली हम लोग गंभीरता से ये मामला को ले रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन संभाग हेडक्वार्टर्स और जिले हेडक्वार्टर्स के बीच में रहेगा। और उसके आधार तीसरा डैशबोर्ड ये अगले 7-10 दिन में हम लोग करेंगे, जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए। और इसमें जो व्यक्तिगत क्षति हुई है और जो प्रशासनीय क्षति हुई, उसका आकलन किया जाएगा। व्यक्तिगत क्षति में घरों की सूची जहां क्षति हुई है, पशुओं की हानि जहां हुई है, और फसल जहां नष्ट हुआ है, उसकी सूची बनाई जानी चाहिए। और प्रशासनिक अधोसंरचना जहां हानि हुई है, वहां रोड, पुल, पुलिया, अस्पताल, आंगनवाड़ी, शिक्षा के केंद्र और तालाब, इनकी सूची बनाई जानी चाहिए। और इसमें से कौन सा भाग प्रदेश सरकार कर सकता है, कौन सा भाग केंद्र को करना होगा, इसका विकेंद्रीकरण हमें करना होगा। और प्रभारी मंत्री जी के द्वारा अनेक मंत्रालयों में भेजकर केंद्र सरकार की बात मेरे तरफ आप रेखांकित कर सकते हैं। वो राशि हम लोग दिलवाएं ताकि जल्द से जल्द वो कार्य भी शुरू हो। तो ये 3 फेज की हमारी रणनीति है हमारे इस प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, इसके लिए समय सीमा का तय की गई? मैंने आपको बताया है 24 घंटे पहले डैशबोर्ड के लिए जो तालाब और जो पैकेज, स्पेशल पैकेज का मैंने विस्तृत तरीके से आपको समझाया है कि जो आकलन यहाँ जिले स्तर पर किया जाएगा शासन के द्वारा, संभागीय स्तर पर शासन के द्वारा किया जाएगा। जिस क्षेत्र में प्रदेश की जिम्मेदारी है वहाँ प्रदेश शासन से राशि ली जाएगी, जहाँ केंद्र की जिम्मेदारी है वहाँ केंद्र से ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर शिवपुरी के हाईवे में वो पैच है जहाँ वो ट्रक धसक गया है, अब वो केंद्र सरकार को रिपेयर करना। अगर केंद्र सड़क निधि की कोई सड़कें हैं, उदाहरण के तौर पर अशोकनगर में जो सड़क मैंने बनाया था, घाट डुमोरिया का सड़क जो अभी धस गया है, अशोकनगर से विदिशा का सड़क जो अभी कट गया है, चंदेरी से ललितपुर का सड़क जो अभी कट गया है, वो सारे 3 सड़क आते हैं केंद्र सरकार के अधीन। तो वो केंद्र सरकार को ठीक करना होगा। पैकेज के बारे में आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी रुचि रहती है राशि के अमाउंट पर। आपको राशि के अमाउंट पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि जो डैमेज हुआ है वो डैमेज दुरुस्त हो रहा है कि नहीं। वो हम लोग ने नीति बनाई है कि अलग अलग तरीके से आप बांट के जो जिम्मेदारी जिस सरकार की है उस मंत्री जी और हमने मिलके 7 हेलीकॉप्टर्स राजनाथ सिंह जी से बात करके हमने शिवपुरी के लिए भिजवाए, लेकिन 2 दिन मौसम खराब होने की वजह से उसका इस्तेमाल न हो पाया। तो ताबड़तोड़ गृह मंत्रालय से बात करके एनडीआरएफ की टीम, राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फोर्स, हम लोगों ने शिवपुरी के लिए, श्योपुर के लिए और गुना के लिए जल्द से जल्द आवंटित करा के काम पे हम लोग लगे। और आज उस फोर्स को, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को, प्रशासन के हमारे लोगों को, पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को तहे दिल से जनता की तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जान को हथेली पे लगाकर इन लोगों ने जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को बचाया है, और अकेले शिवपुरी जिले में 2800 लोगों का बचाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी 13 लोगों की जान गई। अब आप ये अनुमान लगाओ कि अगर ये फोर्स न होती
अगर वायुसेना न होता, अगर हमारी प्रशासन मुस्तैदी से काम न करती, अगर हमारे कार्यकर्ता न लगते, तो आज क्या आपदा की स्थिति हमारे जिले में हो सकती है। अब जब थोड़ा ये स्थिति अब थम गई, इसका मतलब नहीं कि हम ढील बरतें, क्योंकि आज भी मौसम की भगवा और लाल रंग का वार्निंग चल रहा है। अगले 48 और 72 घंटों के हम लोगों को सतर्क रहना होगा। तो आज करीब 1 घंटे की बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ मैंने ली है, और मैंने 3 निर्देश दिए हैं कि 3 तरीके की स्ट्रेटेजी पर हम लोगों को काम करना है। और कल रात को जब मैं 11:30 बजे ग्वालियर पहुंचा था, तो ग्वालियर में 1.5 घंटे की बैठक प्रशासन के हमारे सभी अफसर, कमिश्नर साहब, आईजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 1:30 बजे सुबह तक मैंने ली थी, और मैंने वहाँ निर्देश दिए थे। और आज सुबह 8 बजे वहाँ से निकलने के पहले इन सारे डैशबोर्ड्स पर मैंने कार्य भी किया। और ये आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम किस नीति के आधार पर अब अपने जिले की सुरक्षा तैनात करने जा रहे हैं। मेरा पहला निवेदन ये है कि आज जिले के सारे बांध, तालाब और नदियां, इन सब की मॉनिटरिंग कि पानी का लेवल क्या है, हर 2 घंटे में होना चाहिए। और केवल पानी का लेवल का मॉनिटरिंग नहीं, लेकिन पानी के लेवल के मॉनिटरिंग के साथ साथ मौसम विभाग का अगले 48 घंटे का मौसम का अनुमान भी उस पानी के लेवल के ऊपर हमें सुपर इम्पोज करना हो, ताकि जब ये दोनों आंकड़े हम साथ में लेंगे, कई ऐसे बांध होंगे जहां पूरी लेवल तक पानी आ चुकी होगी, लेकिन अगर वो ग्रीन जोन में है तो वो हमारे लिए चिंताजनक नहीं। लेकिन कई ऐसे बांध होंगे जो अभी भी 2 मीटर कम है ऊपर के लेवल से, पर अगर वो मौसम के रेड जोन में है, मतलब कि भारी वर्षा आने वाली है, वो हमारे सतर्कता की मूल्यांकन की लिस्ट सूची में होनी चाहिए। और प्रशासन